उसके सेल के अंदर कोई डीएनए है, हम इसके डीएनए की एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और डीएनए की इन्फॉर्मेशन को हम सिंपली क्या करें, डीएनए की प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइल मतलब होता है डीएनए के कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस का आपने एक ऑर्डर क्रिएट किया है। अभी समझाऊंगा मेरा कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए मेरा कोई सेल है, मेरे सेल में डीएनए का सीक्वेंस का कोई ऑर्डर मिलता है ABCDE, तो ये मेरे डीएनए की क्या है, प्रोफाइलिंग है। मेरे डीएनए की प्रोफाइलिंग कभी किसी और के डीएनए की प्रोफाइलिंग से मैच नहीं कर सकती। अभी बता रहा हूँ मैं इसका मतलब क्या। अब इन शॉर्ट ही समझो, मेरे डीएनए में जो सीक्वेंस होगा और किसी और के डीएनए जो सीक्वेंस होगा, ये कभी मैच नहीं करते। तो हमें बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर बॉडी के किसी भी सेल से ज़रूर नहीं, फिंगरप्रिंट नहीं, कोई भी सेल से, चाहे बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर, उस सेल से डीएनए निकालना होता है। अब सवाल है डीएनए निकालते क्यों हैं, तो इसके लिए ज़रा पहले डीएनए को पढ़ लेते हैं। अगर आप अपने सेल के डीएनए को अलग करोगे, तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू अलग करोगे डीएनए को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि डीएनए आपके सेल में दो तरह का होता है। कैसे? एक डीएनए आपको मिलेगा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में और एक मिलेगा आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। यानी जब आपने डीएनए को अलग किया, डीएनए दो पीक्स में मिलेगा, दो पहाड़ मिलेंगे डीएनए के, एक मिलेगा मेजर पीक, एक मिलेगा माइनर पीक। इसमें जो डीएनए प्रेजेंट है इसे बोलते हैं बल्क डीएनए, और जो इसमें डीएनए प्रेजेंट है इसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? पहले समझो ये चीज़ भी क्या होती है। अगर तुम्हें याद हो क्रोमोसोम के बारे में, तो क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है ऐसा। इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब सिकुड़ना। क्रोमोसोम में एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे क्रोमोसोम पूरा सिकुड़ जाता है और उसी पॉइंट पे आपको सेंट्रोमियर मिलता है ना, तो वो हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन कुछ क्रोमोसोम पे, कुछ का मतलब जैसे मान लीजिए 13, 14, 15, 21 और 22, इन 5 क्रोमोसोम पे हम क्या देखते हैं, प्राइमरी तो है ही, इसके अलावा एक कॉन्स्ट्रिक्शन और होती है जिसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नॉर्मली क्रोमोसोम पे सेकेंडरी होता ही नहीं है, एक ही जगह पे क्रोमोसोम सिकुड़ा होगा, बाकी सब ओके रहता है। लेकिन इन 5 क्रोमोसोम पे एक पॉइंट पे और कॉन्स्ट्रिक्शन आती है और ये होती है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके ऊपर का जो पार्ट है दैट इज नॉन एज क्या, सैटेलाइट क्रोमोसोम। शॉर्ट में इसको सैट क्रोमोसोम भी कहते हैं। देखो सैट है, यहाँ पे साइनो एडेनिन थायमिडिन करके एक डाई आती है, जिस डाई से इसको हम स्टेन करते हैं उस डाई का नाम है सैट होता है। लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट कहने का पूरा लॉजिक ये है कि जैसे कोई भी सैटेलाइट क्या, किसी भी हमारे प्लैनेट के आउटर स्पेस में जो सर्कुलेट कर रही हो ना, रोटेट कर रही हो, ऐसी क्रोमोसोम के बाहरी तरफ में जो मिलेगा वो क्या होगा, सैटेलाइट जोन में आ जाएगा, है ना। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर वाला डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज नॉन एज सैटेलाइट डीएनए, यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम में प्रेजेंट डीएनए सैटेलाइट डीएनए। अब देखो आपको ये कम अमाउंट में क्यों मिल रहा है, क्योंकि कितने हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम में से 5 पेयर क्रोमोसोम में सैटेलाइट डीएनए मिल रहा है, और तो है ही नहीं। इसका मतलब सैटेलाइट हमेशा डीएनए का जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा लो, और इस वाले डीएनए का अमाउंट मिलेगा आपको हाई। पहले इतना क्लियर है कि हमने सेल के डीएनए को अलग किया, 2 पीक मिलेंगे, एक पीक ये वाला, एक पीक वो वाला। उसका मतलब है कि क्रोमोसोम के सेकेंडरी के ऊपर जो पार्ट क्रोमोसोम का होता है उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं, उसमें प्रेजेंट डीएनए को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब समझिएगा, इस सैटेलाइट डीएनए में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है सारा डीएनए नॉन कोडिंग है, मतलब हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन बल्क डीएनए में जो डीएनए प्रेजेंट है इसमें कोडिंग पार्ट है, बट ओनली कोडिंग नहीं है, इसमें नॉन कोडिंग है। क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और अपडेट कर देता हूँ, हमारे पास जितना डीएनए है, यानी तुम्हारे पास जितना भी डीएनए है उसमें से लेस देन 2% ऑफ डीएनए इज़ वर्किंग, यानी 2% से भी कम डीएनए आपकी बॉडी में काम कर रहा है, बाकी डीएनए सारा ऐसे पड़ा हुआ है। ये ऐसा सा हिसाब किताब है जैसे मान के चलो किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ है, मैं कह रहा हूँ कंपनी से 2 लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं काम कर रहा, उनके दम पे पूरी कंपनी चल रही है। तो अगर 100 लोग करेंगे तो कंपनी कितना चल सकती है, तो वैसा हिसाब किताब यहाँ भी आता है। यानी आपकी बॉडी में 98% डीएनए कुछ करता ही नहीं है, और जो डीएनए कुछ नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग डीएनए। आप देख लो यहाँ भी नॉन कोडिंग और वहाँ भी नॉन कोडिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है भाई, बहुत स्पेशल है सैटेलाइट डीएनए। बताऊँ क्यों? सैटेलाइट डीएनए में अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास एक स्पेशल टाइप का डीएनए पाया जाता है। उस स्पेशल टाइप के डीएनए को बोलते हैं रिपीटेटिव
डीएनए, क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। ये सेटेलाइट डीएनए के अंदर भी होता है। अब ये समझिए क्या होता है। मान लीजिए मैं एक डीएनए का ऑर्डर लेता हूँ, CACG, CACG, ये मैंने डीएनए का सीक्वेंस लिखा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको कुछ बेस बार बार रिपीट होते दिख रहे हैं। यानी एक होगा CACG, CACG, CACG और फिर CACG। आप देख रहे हो कि ये एक बार रिपीट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। कोडिंग के अंदर ये नहीं होता, ये फीचर नॉन कोडिंग के अंदर देखे जाते हैं, खासकर सैटेलाइट में, कि कुछ पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहा होता है। यानी आप क्या कह रहे हो कि सैटेलाइट डीएनए यानी यहाँ पर कुछ डीएनए ऐसा होता है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको माना 1 2 3 4। अब मैंने कहा कि हम लोगों में 99.9% डीएनए सिमिलर है और हमने कहा 0.1% डीएनए अलग है। ये 0.1 में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है इनके नंबर्स में। जैसे तो अगर मान लीजिए ये मैंने अपने किसी लेट्स सपोज मैंने क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए 12 से कोई डीएनए निकाला, ठीक है, या मान लीजिए मैंने अपना कोई भी XYZ नंबर मान लीजिए कोई मैंने क्रोमोसोम निकाला, उस क्रोमोसोम में कोई डीएनए निकालता हूँ, उस डीएनए में मान लीजिए हमारे पास प्रेजेंट है रिपीटेटिव डीएनए। अब रिपीटेटिव डीएनए की बात करी जाए तो मान लीजिए क्रोमोसोम 1 पे उसके पास ये सीक्वेंस 4 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार, 4 बार। तो सुनना एक बार, पहली बार जो डीएनए का सीक्वेंस रिपीट करता है उसे बायोलॉजी में टैंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप ये नहीं बोलोगे सर ये सीक्वेंस, बोलो टैंडम। यानी ये कोई इंडिविजुअल है जिसके पास इस तरह के टैंडम 4 बार रिपीट हो रहे। चलो मैं एक काम कर लिख देता हूँ साथ में कि भाई ये टैंडम हो गया A, इसकी रिपीटेशन कितनी है, 4 टाइम। अब मैंने इसके क्रोमोसोम नंबर कोई भी XYZ मैंने कोई और क्रोमोसोम चेक किया, उस क्रोमोसोम पे कोई दूसरा सीक्वेंस रिपीट कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है एक ही क्रोमोसोम पे सीक्वेंस होते हैं, ये क्रोमोसोम ऑलमोस्ट हर एक पे होते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हर क्रोमोसोम पे डिफरेंट टाइप का टैंडम होगा। मान लो किसी दूसरे क्रोमोसोम पे गए, वहाँ पे ये सीक्वेंस रिपीट नहीं कर रहा होगा। मान लीजिए वहाँ पे सीक्वेंस रिपीट कर रहा है A C G A T, ये सीक्वेंस रिपीट कर रहा है और ये 10 बार रिपीट कर रहा है। अच्छा ये भी मत सोचना कि सर जैसे यहाँ से एक आया, 1 2 का गैप फिर आया 2 का गैप, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी एक सीक्वेंस, बीच में 20 का गैप, फिर अगला आगे सीक्वेंस वही सेम, बीच में 10 का गैप, अगला वही सेम सीक्वेंस, 5 का गैप, यानी बीच में आने वाला डिस्टेंस भी अनइवन हो सकता है, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है। अपने को मतलब वो सीक्वेंस काउंट करना है। अब जब मैं देखता हूँ कि हमारे पास ये जो A है वो 4 बार रिपीट किया, मैंने इसी पर्सन का दूसरा क्रोमोसोम लिया, उसके पास दूसरा टैंडम होगा। आपके सारे क्रोमोसोम पे सेम टैंडम नहीं होते। उसके पास मान लीजिए कोई टैंडम B हो गया, वो रिपीट किया 10 बार। मैंने तीसरा क्रोमोसोम लिया, उस पर कोई C टैंडम, उस पर होगा 15 बार रिपीट। तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 पे हुआ है, ये 2 पे हुआ, ये 3 पे हुआ, है ना। आपको पता है अगर आप, मैंने कहा हमारा 99.9% डीएनए सेम है, यानी हमारे पास भी सेम डीएनए होगा। मतलब अगर मान के चलो ये किसी इंडिविजुअल का X इंडिविजुअल का है, अगर आप किसी दूसरे को पकड़ोगे, ये क्रोमोसोम 1 में उसके पास अगर टैंडम A ये वाला है तो किसी दूसरे इंडिविजुअल में भी सेम क्रोमोसोम के सेम पॉइंट पे सेम टैंडम मिलेगा। लेकिन फ़र्क किसका आएगा, नंबर का फ़र्क आएगा बस। जैसे मान के चलो इसके पास क्रोमोसोम 1 में ये टैंडम बस 10 बार रिपीट कर रहा है, तो मेरे क्रोमोसोम 1 में सेम चीज़ होगी क्योंकि डीएनए सिमिलर है, लेकिन उसके नंबर की रिपीटेशन मेरे में क्या होगी, अलग। क्या वो 10 बार नहीं 11 बार रिपीट करे, 12 बार करे, 15 20 25 30 कर रहा होगा। यानी रिपीटेशन हम लोगों में सेम और सबकी बॉडी में अलग अलग रिपीटेशन है ये। और क्योंकि टैंडम के नंबर हर किसी की बॉडी में अलग नंबर में रिपीट करते हैं, इसीलिए एक टर्म बनाई गई वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट फॉर्म में VNTR, यानी वही टैंडम की बात कर रहे हैं। अच्छा अब इसकी बॉडी में ऐसा नहीं कि एक टाइप के टैंडम होंगे, मैंने 10 टाइप के टैंडम ढूंढे। मान लो मैंने क्रोमोसोम नंबर 7 को पकड़ लिया, 10 को पकड़ लिया, 9 को पकड़ लिया, 11 को पकड़ लिया, है ना। हर क्रोमोसोम ऐसे पार्ट हमें सीक्वेंस मिल जाते हैं, बस कम ज़्यादा का फ़र्क होता है। मैंने इसके 4 क्रोमोसोम या मान लो 10 क्रोमोसोम लिए और 10 क्रोमोसोम को लेके मैंने इसके डीएनए की प्रोफाइलिंग कर ली।
ए वाला टैंडम 10 बार रिपीट किया है, बी वाला टैंडम 15 बार रिपीट किया, सी वाला 20 बार, डी वाला 40 बार, ई वाला मान लीजिए 21 बार। ऐसे मैंने इसकी प्रोफाइलिंग कर ली। अब मैं जानता हूँ एज पर बायोलॉजी टैंडम तो मेरे पास सेम होगा क्योंकि 99% सेम होगा, लेकिन फ़र्क किसका आएगा? रेपिटेशन का। यानी यही सेम मेरे पास भी है, मेरे पास भी ए है, बी है, सी है, डी है, ए है, लेकिन ए 10 नहीं 9 हो जाएगा, 15 नहीं 14 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 15 ऐसे है। यानी हम दोनों की डीएनए प्रोफाइलिंग अलग अलग है कि नहीं? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोगों का डीएनए प्रोफाइल, डीएनए टैंडम एकदम से मैच कर जाए? चलो तुक्का एक में हो सकता है, क्या पता 10 में से एक कर जाए मैच, सारे कैसे हो सकते हैं मैच? इसका मतलब VNTR से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, बहुत सटीक आंसर निकल कर आता है। हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत सिंपल सा बेसिस, बहुत सिंपल, कुछ लॉजिक कुछ है नहीं। हम बस ये देखना है कि हम सब के पास सेम डीएनए का सीक्वेंस है, बस क्या फ़र्क है, सबके नंबर अलग रिपीट हो रहे हैं। हम गलती तब कर सकते जब हम एक ही टैंडम के नंबर चेक करने बैठे ना, एक मैंने देखा 10 तो क्या पता शायद किसी में सेम आ भी जाए ना। लेकिन अगर मान के चलो मैंने किसी की बॉडी से 20 टैंडम निकाले, 20 टैंडम बहुत होते हैं, उनके नंबर निकाले और हर एक की बॉडी से 20 टैंडम के नंबर निकाले। अब अगर मान लीजिए सैंपल का जो टैंडम नंबर है वो मैच करके सारे मैच कर रहे हैं, सारे A to Z, तो ये कन्फर्म है सैंपल उसी का ही है। क्योंकि नंबर में अगर वो बोले कोइंसिडेंस तो वो एक आदमी होगा, पहले तो वो भी नहीं होता, सारे में तो असंभव है हो जाए सारा कोइंसिडेंस। नहीं, जो हमारे वो ना मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, एक जाइगोट से बने, उनमें सेम होता है। उनके केस में ये फिंगरप्रिंटिंग फेल हो जाती है क्योंकि उनके पास दोनों पास सेम डीएनए होता है। तो अभी तुम हाँ उसमें कंफर्म अलग हुआ। अच्छा तो दोबारा सुनो भाई, फिंगरप्रिंटिंग को ढूंढा हमारे एलेक्स जेफरी 1984 में, बट बाद में हमारे इंडिया में लेके कौन है फादर मतलब डॉक्टर लाल जी और डॉक्टर VK कश्यप, दो थे, बट ये ज़्यादा फेमस है। पहले हैदराबाद में आया था, अब तो खैर और जगह भी खुल गया, लेकिन वो लोकेशन क्या रखना अभी पहले आता है। इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर ओपन हुआ था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की लैब? अब तो आपको मिल जाएगी बदौन चौक पे। हाँ यहाँ पे वो है ना कोर्ट तो है यहाँ पे, तो वहाँ तो मिलता है फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फ़र्क क्या है? फिंगरप्रिंटिंग नॉर्मल फिंगर के प्रिंट को बोलते हैं जो कि मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर के डीएनए का सारा प्रोफाइल, डीएनए की सारी इन्फॉर्मेशन। और कोई भी आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपकी पूरी बॉडी के डीएनए को पैदा होने के बाद चेंज कर दे। पैदा होने से पहले पॉसिबल है, एक बार आप पैदा हो गए यानी अब आपकी बॉडी का डीएनए चेंज हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इससे आंसर सटीक आना है, मतलब आना है। अब इसमें हमें करना क्या, पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये करते कैसे। तो सबसे पहले आप ये समझिए हमारे सबके पास डीएनए है, अलग करेंगे दो मिलेगा, एक मिलेगा बल्क डीएनए, एक मिलेगा सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए ऐसा नहीं यहाँ नहीं, ये डीएनए रिपीटेटिव यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादा कहाँ मिलता है? सैटेलाइट में मिलता है। सैटेलाइट डीएनए में ये डीएनए है रिपीटेटिव, इसका मतलब इस डीएनए के सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, और क्योंकि रिपीट कर रहे होते हैं तो यहीं पे सारा गेम छुपा पड़ा है। हम सब के पास सैटेलाइट डीएनए, लेकिन सबके पास नंबर क्या है? अलग अलग। बस हमें यही करना होता है। मेरे पास जो टाइप्स ऑफ टैंडम है, तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ टैंडम। अच्छा, लेकिन एक गलती कभी नहीं करेंगे। मैंने अपने डीएनए की प्रोफाइलिंग के लिए मैंने क्रोमोसोम 1, 7 और 9 का इस्तेमाल किया है ना, इसका मतलब आपके पास वही सेम टैंडम 1, 7, 9 पे मिलेंगे। अगर मान लीजिए मुझे सैंपल से मैंने जो डीएनए लिया था, मैंने डीएनए निकाला क्रोमोसोम नंबर 1, 7, 9 से निकाला, लेकिन जिसमें मुझे शक है मैं उसके केस में टैंडम ढूंढ रहा हूँ 2, 5 और 10 पे, तो सेकंड के टैंडम 1 से तो वैसे ही मैच नहीं करेंगे घूम फिर के, चाहे आप सेम की भी बात कर लो तो ही क्यों। इसीलिए सैंपल में से जिन क्रोमोसोम से आपने टैंडम निकाला है और जिन पे आपको डाउट है उनसे भी आपको सेम क्रोमोसोम से टैंडम निकालने पड़ेंगे, तब अगर कर जाए मैच तो आप आगे बात करो, वरना तो नहीं करे जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, पहले इसके स्टेप्स पढ़ते हैं, फिर बताऊँगा इसके टाइप्स जो भी हैं। देखना है फोटो जल्दी कर लो, फर्क ले बंद करिए वीडियो क्या